मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने विगत के वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रणीत जो नाट्यकृति है ध्रुवस्वामिनी, उसका हम व्याख्यात्मक अनुशीलन कर रहे हैं। आज हम इसी नाटक के द्वितीय दृश्य से संबंधित पृष्ठ संख्या 23 और 24 का व्याख्यात्मक अनुशीलन करेंगे। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बताया कि चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों ही रामगुप्त की आज्ञानुसार जो संधि प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत ध्रुवस्वामिनी को शकराज ने अपने यहाँ आने के लिए बाध्य कर दिया है, तो उसकी अनुपालना में ध्रुवस्वामिनी एवं चंद्रगुप्त भी ध्रुवस्वामिनी के स्त्री वेश में तथा अपने सामंत कुमारों को भी स्त्री वेश में लेकर के और संधि प्रस्ताव के अनुसार ही शकराज के यहाँ जाने के लिए तत्पर होते हैं। ये इस नाट्यकृति के प्रथम दृश्य में घटित होने वाली घटना है। अब इस द्वितीय दृश्य के अंतर्गत शकराज का जो शिविर है, उस शिविर का यहाँ वर्णन है, वातावरण चित्रण है। शक दुर्ग के भीतर ये दुर्ग है, जो शकराज का जो दुर्ग है, उस दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच में 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में 2-4 पौधे हैं और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती है। ये वहाँ का वातावरण चित्रण है कि उनका दुर्ग किस तरह का दिखाई दे रहा है अंदर से। और तब वहाँ एक जो पात्र हैं कोमा, जो आचार्य मिहिरदेव की पालिता पुत्री हैं और शकराज की प्रेमिका हैं, उनका प्रवेश होता है। कोमा धीरे धीरे चलती पौधों को देखती हुई, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखिए, पोषण किसी भी जीव का हो परम आवश्यक है। पोषण के अभाव में जो जीव है या पौधा है या प्रत्येक जो भी सौंदर्य से भरी हुई कोई भी वस्तु है, वह समय के अंतराल से मैली, कुचैली और गंदी दिखाई पड़ती है। तो ठीक वैसे ही पादपों को सींचना पड़ता है, उनकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उनके जो पत्ते हैं उन पत्तों को धोया जाता है ताकि वो अच्छे दिखाई दें। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। जो फूल हैं वो केवल मुकुल यानी कली, वो केवल कली के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, वह पूरी तरह से खिले नहीं हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं, क्योंकि पर्याप्त पोषण के अभाव में, पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में वो पूरी तरह से नहीं खिल पा रहे हैं। ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। देखिए, प्रत्येक जिम्मेदार जो मनुष्य है वही संसार के संसाधनों को बेहतर तरीके से संजोता है, उनकी देखभाल करता है और उनको जिंदा रखता है। लेकिन चूँकि इस समय जिनके ये प्रिय हैं ये पौधे, वह दोनों ही, क्योंकि वो घूमने आते हैं और उसके सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन चूँकि उनकी व्यस्तता है, शकराज अपने
युद्ध कार्य में व्यस्त हैं और कोमा भी यहाँ नहीं आ पाई हैं, इसलिए ये जो उपवन है ये उतना सुंदर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस दिन मैंने यहाँ और भी 2 मंच रख देने का कह दिया था, पर सुनता कौन है। 2 आसन रखने के लिए वो बोल कर गई थी, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं दिखाई देते हैं। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। वसंत का उल्लास और अलस पवन आता है चला जाता है, कोई उसके स्पर्श से परिचित नहीं। वसंत का जो पर्व है या वसंत का जो ऋतु है वह बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है और इसे साहित्य में मदनोत्सव भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो काम है वह पूरे वेग से प्रत्येक जीव को आप्लावित करता है, लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा जीवन तो वास्तविक नहीं। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है प्रणय प्रेम। जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आँखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। प्रेम करने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि प्रेम करने वाला अंधा होता है। क्यों? क्योंकि उसे केवल वही चीज़ें दिखाई देती है जिनको वो मानस में मानता है, और उसकी मनस्थिति में जो चीज़ें सुंदर हैं वह सुंदर हैं, जो प्रिय को पसंद है वो सारी चीज़ें सुंदर हैं, चाहे वो असुंदर ही क्यों ना हो। इसलिए उसके अवगुण नहीं दिखाई देते, केवल गुण दिखाई देते हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही केवल वही हो पागलपन, भूल हो, दुख हो मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। प्रेम करने का भी एक समय होता है, और व्यक्ति जब प्रेम करता है तो उस प्रेम के आगोश में वो समा जाता है और जैसा वो सोचता है वैसा ही महसूस करता है। इसमें चूकना और सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। प्रेम करने वाले व्यक्ति को समझदार कहें या गैर समझदार, यदि आप जानबूझकर सोच समझकर प्रेम कर रहे हैं तब भी, और यदि आप अनजाने ही प्रेम कर रहे हैं तब भी, दोनों स्थितियों में संसार के जो ज्ञानी या शायने लोग हैं जो उस प्रेम की महत्ता को नहीं जानते, उनकी दृष्टि में वो मूर्ख कहलाते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? तो फिर कोमा कहती है अपने आप से स्वगत है ये वार्तालाप, केवल अपने आप से बातें कर रही हैं। वार्तालाप का ये एक इंग्लिश में कहें तो मोनोलॉग, इसे एकालाप भी कहते हैं, और वार्तालाप 2 के बीच में होता है, उसे डायलॉग कहते हैं। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस तू में लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रहती है शकराज का प्रवेश। हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है कि जिससे कोमा को नहीं देखता। अर्थात शकराज जो हैं वो, उनकी उपस्थिति अब इस नाटक में हो चुकी है। शकराज, खिंगल अभी नहीं आया। खिंगल वह व्यक्ति है जिसको रामगुप्त के यहाँ दूत के रूप में भेजा गया है। क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? एक आशंका उनके मन में जागती है कि ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति को वहाँ बंदी कर लिया गया हो। यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। राजनीति के अंदर दूत अवैध होता है और उसे बंदी नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों ही राज परिवारों में, दोनों ही देशों के राजवंशों में अपना सम्मान प्राप्त करता है। विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। देखिए, यदि संधि प्रस्ताव अनायास ही मान लिया जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यदि मान लीजिए संधि प्रस्ताव को ना माना जाए और युद्ध किया जाए, तो निश्चित सी बात है कि विपत्ति केवल उन्हीं पर नहीं रहेगी, वो विपत्ति हमारे पास भी आ जाएगी, क्योंकि युद्ध में दोनों ओर से ही हानि होती है। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है, कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर कोमा, अरे कोमा, देखिए अपनी उस बदहवास सी स्थिति में
जब उसने कोमा को नहीं देखा तो वह, ये जो कथन है ये भी स्वगत है, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं शकराज। और उन बातों के बीच में एक चीज़ निकल के आती है कि वो बड़े चिंतित हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि बिना ही युद्ध के उन्हें सफलता प्राप्त हो जाए। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? शकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, प्रेम के भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा ना दूंगा, तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? रूठने का मज़ा तब है जब कोई मनाने वाला हो, और यदि कोई मनाने वाला ही ना हो तो व्यक्ति रूठता नहीं है। तो ये मुझे सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। शकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, यानी मेरा जो ध्यान है वह कहीं दूसरी ओर ही रहता है। तुम्हें यह भूलना जानना चाहिए, यानी तुम्हें मेरी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि मेरी जो स्थिति है वो वास्तव में किस प्रकार की है। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा कोई भाग नहीं? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? शकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। मेरे सामने जो प्रश्न है वह जीवन और मरण का है। यदि मैं जीतता हूँ तो मुझे ज़िंदगी प्राप्त होती है, और यदि मैं हारता हूँ तो मुझे मरण प्राप्त होता है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। कोई भी प्रश्न अपने आप ही किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, क्योंकि हर प्रश्न एक उद्देश्य को संपूर्ण करने के लिए रास्ता निर्मित करते हैं। या हम ये कहें कि जो हमें आज प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में आगे चलकर जब उनको प्राप्त कर लिया जाता है तो वो लक्ष्य बन जाते हैं, और लक्ष्य ही सफलताओं को इंगित करते हैं। यदि हम जीवन में किसी चीज़ को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। मकड़ी की तरह लटकने के लिए वह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा खुश रहना चाहिए, उससे उदासीन ना होना चाहिए। महाराज, वह महाराज को प्रबोधित करती है कि हे महाराज, अब आप प्रसन्नता से रहेंगे तो निश्चय ही आपका भविष्य भी मंगल और सौभाग्यशाली होगा। शकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलताओं के नाम है। प्रसाद जी ने यहाँ शकराज के मुख से एक इतनी बड़ी उक्ति जो है वो कही है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य, यानी अच्छा भाग्य और बुरा भाग्य, ये दोनों मनुष्य की दुर्बलताओं के नाम हैं। यदि हम पुरुषार्थी हैं तो जिसे हम दुर्भाग्य समझ रहे हैं उसे हम सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि हम पुरुषार्थी नहीं हैं तो जो हमें सौभाग्य दिखाई देने वाला है वो हमारा दुर्भाग्य बन सकता है, क्योंकि सफलता ही किसी चीज़ की प्राप्ति और सफल हो जाना ये सौभाग्य को निर्मित करता है, और वहीं हार जाना निश्चय ही दुर्भाग्य को निर्मित करता है। मैं तो पुरुषार्थ को इन सबका नियामक मानता हूँ, अर्थात नियंत्रणकारी कौन है? मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म। इसलिए कर्म की प्रतिष्ठा को उन्होंने यहाँ किया है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था। कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था, यानी केवल मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने इस संसार को, दिशाओं को जीतने के लिए निकला हूँ। निश्चय ही रामगुप्त भी दिग्विजय के लिए निकले हैं, और ऐसी परिस्थितियों में मेरा उनके साथ में कहीं यदि युद्ध होता है तो ये मेरी गलती नहीं है। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। ये निश्चित सी बात है कि यदि दो शक्तिशाली व्यक्ति खड़े हों और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विराट समझ ले और अपने आप को थोड़ी देर के लिए लघु समझ ले, तो यह लघुता उस अनजाने होने वाली जो दुर्घटना है उस दुर्घटना को रोक सकती है। ठीक वैसे ही उन्होंने यहाँ शकराज से भी कहा कि बेशक दोनों व्यक्ति आप दिग्विजय के लिए निकले, लेकिन मान लीजिए यदि आप थोड़ा सा अपने आप को विनीत बना लें तो ये जो संकट है ये संकट टल सकता है। शकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय ना करे तो अच्छा नहीं है। अर्थात जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और वो वास्तव में ही छोटा है, लेकिन वह अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, तो वैसी परिस्थिति में
यदि उस दिखावे का अभिनय वो नहीं करे तो ये वास्तव में उसके लिए अच्छा है, क्योंकि सब जानते हैं कि वह छोटा है, लेकिन वह अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लघुता कहीं ना कहीं निश्चय ही समाज के लिए, देश के लिए और आने वाले समय के लिए एक नया रास्ता खोलती है। इसलिए व्यक्ति को विनीत होना चाहिए और अपने जो दोष हैं वो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोषों को देखकर ही व्यक्ति निश्चित रूप से अपने गुणों में वृद्धि कर सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। यहाँ कोमा और शकराज के इस वार्तालाप के जरिए प्रसाद जी का दृष्टिकोण भी बड़ा उच्च कोटि का रहा है कि हम जीवन में इसलिए कई बार असफल हो जाते हैं या कई बार हम उन अनचाही समस्याओं से घिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस जीवन में जो संपूर्णता की जो तलाश है उसमें अपने आप को हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मान करके और अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि हम अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को पहचानने लगें तो निश्चित ही हमारी जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं दृढ़ हो जाती हैं और हम सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।